दोस्तों हिमालय की गोद में बसा हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो कि वैसे तो खूबसूरती और अपने शांत एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है, अब एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट से जूझ रहा है। लेकिन कैसा प्रोटेस्ट? तो दोस्तों नेपाल में लोग फिर से राजशाही या इंग्लिश में बोले तो मोनार्की लाना चाहते हैं और उनके राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव जी को वापस नेपाल की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। पर क्यों? कौन है ज्ञानेंद्र शाह? क्या कहानी है इनकी? नेपाल के किंग की पर्सनल लाइफ कैसी है? क्या है नेपाल रॉयल फैमिली उधर के लोगों के लिए? और नेपाल में डेमोक्रेसी के बाद भी लोग अपने राजा से इतना प्यार क्यों करते हैं कि उन्हें डेमोक्रेसी नहीं राजतंत्र ही चाहिए? तो दोस्तों द हाई टेबल की इस वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब जानने वाले हैं नेपाल के करंट किंग ज्ञानेंद्र शाह जी की और नेपाल रॉयल फैमिली की रोलर कोस्टर से भरी कहानी। दोस्तों वैसे आज के टाइम पर ज्ञानेंद्र शाह को लेकर नेपाल में मिक्स्ड ओपिनियंस दिखते हैं। कुछ लोग उन्हें नेपाली कल्चर और हिंदू रिलीजन का रक्षक मानते हैं, वहीं नेपाल की गवर्नमेंट को और उनके सपोर्टर्स को वो डेमोक्रेसी की राह में रुकावट लगते हैं। पर इन सब ओपिनियंस को समझने के लिए इनके बचपन से शुरू करना होगा। दोस्तों 75 ईयर्स से ज्ञानेंद्र शाह का जन्म 7 जुलाई 1947 को नारायणिती पैलेस काठमांडू नेपाल में शाह डायनेस्टी के उस टाइम के प्रिंस महेंद्र वीर विक्रम शाह और उनकी पत्नी इंद्रराज लक्ष्मी देवी के घर हुआ था। दोस्तों अकॉर्डिंग टू वेरियस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, शाह डायनेस्टी नेपाल पर 240 ईयर्स से राज कर रही थी, जिसमें 1768 के पहले तक नेपाल काफी सारे छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में बटा हुआ था और उनमें से एक किंगडम थी गोरखा किंगडम, जिसको 18th सेंचुरी में शाह डायनेस्टी के पृथ्वी नारायण शाह जी लीड कर रहे थे, जिन्होंने 1768 में नेपाल की सभी छोटी छोटी किंगडम्स को मिलाकर किंगडम ऑफ नेपाल बनाया था। फिर चलते हैं 1846 में, जब किंग राजा राजेंद्र विक्रम शाह का राज था और सारी पावर उस टाइम क्वीन राज्य लक्ष्मी देवी के पास थी। तब शाह डायनेस्टी के ही मिलिट्री लीडर जंग बहादुर राणा ने अपने भाइयों के साथ कोर्ट मैसेकर या कहें कि हत्याकांड में नेपाल के लगभग 30 से 40 प्रोमिनेंट पर्सन, जिसमें उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर फतेह जंग शाह के साथ साथ कई मिनिस्टर्स एंड रॉयल फैमिली के कुछ सदस्य और मिलिट्री ऑफिसर्स को मार दिया और सारी पावर अपने हाथ में ले ली। उस समय राणा फैमिली नेपाल पर शासन कर रही थी, जिसमें शाह वंश का उत्तराधिकारी सिर्फ नाम मात्र का राजा था। उन्हें हाउस अरेस्ट करके रखा जाता था, जहां राणा कहते थे वहां वो जा सकते थे, जो राणा पढ़ने देते थे वो वही पढ़ सकते थे और जिनको राणा राजा से मिलने देते थे वो ही लोग राजा से मिल सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और पूरे राज्य की शक्ति राणाओं के हाथ में थी और राणा परिवार ने लगभग 100 साल तक ऐसे ही पावर अपने पास रखी। और दोस्तों उस शासन काल में नेपाल के करंट किंग ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह देव का जन्म हुआ। उस टाइम दोस्तों नेपाल के राजा थे महेंद्र जी के पिता त्रिभुवन सिंह जी, और बताया जाता है कि दोस्तों ज्ञानेंद्र जी के जन्म के टाइम एक ज्योतिषी ने उनके पिता महेंद्र जी से कहा था कि जन्म के कुछ समय तक अपने न्यू बॉर्न चाइल्ड को मत देखना, क्योंकि ये अशुभ होगा। इसलिए जन्म के बाद ज्ञानेंद्र जी को कुछ समय के लिए उनकी दादी के साथ रहने भेज दिया था। पर किसे पता था कि ये छोटा सा बच्चा जब 3 साल का होगा तब बचपन में ही इसका राज्य अभिषेक हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जब ज्ञानेंद्र शाह का जन्म हुआ तब नेपाल पॉलिटिकल क्राइसिस में था। उस समय राणा नेपाल पर शासन कर रहे थे, जिसमें शाह वंश के किंग सिर्फ नाम मात्र के राजा थे। इस तानाशाही के खिलाफ में नेपाल के कुछ प्रोटेस्टर ग्रुप्स राणा रूल के अगेंस्ट में अलग अलग तरीकों से संघर्ष कर रहे थे। और उस टाइम पर दोस्तों इंडिया में भी ब्रिटिश रूल खत्म हो रहा था और डेमोक्रेसी आ रही थी। तब नेपाल भी राणा शासन के लंबे ऑटोक्रेटिक शासन को खत्म करने की कगार पर था। तब के नेपाल के राजा त्रिभुवन जी भी राणा शासन के खत्म होने और देश में नए डेमोक्रेटिक चेंजेस को देखना चाहते थे, क्योंकि लोग राणा राज से तंग आ गए थे। इसलिए राजा त्रिभुवन ने भी नेपाल के तब के रेवोल्यूशनरी ग्रुप का समर्थन किया और डेमोक्रेसी के सपोर्ट में बोलना शुरू किया, जो राणा लीडर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसलिए उन्होंने राजा त्रिभुवन जी को गद्दी से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी। बट उस टाइम की इंडियन गवर्नमेंट को राणा गवर्नमेंट पसंद नहीं थी, क्योंकि राणा ब्रिटिश के खास थे और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट भी त्रिभुवन जी के साथ थी। और राजा त्रिभुवन जी और शाही परिवार के और सदस्य छोटे ज्ञानेंद्र को नेपाल में छोड़कर दिल्ली इंडिया में आ गए थे। इसी बीच नेपाल की खाली गद्दी पर राणाओं ने सिर्फ 3 साल के ज्ञानेंद्र को नेपाल का राजा घोषित कर दिया। इस तरह 7 नवंबर 1950 से 7 जनवरी 1951 तक, यानी 2 महीने तक ज्ञानेंद्र शाह जी पहली बार नेपाल की गद्दी पर बैठे। तब मोहन शमशेर राणा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनके हाथ में देश की मुख्य शासन शक्ति थी। उनके इस मूव को कि उस टाइम पर किंग को हटाकर एक 3 साल के बच्चे को गद्दी पर बिठाया जाना, इस बात को पूरी तरह से नेपाल की जनता ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स ने, जिसमें इंडिया भी शामिल थी, उन्होंने मानने से मना कर दिया और इसको अपोज भी किया। इसलिए प्रधानमंत्री मोहन शमशेर राणा ने स्थिति को शांत करने के लिए त्रिभुवन जी को फिर से राजा के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद राजा त्रिभुवन नेपाल वापस आए और दोबारा राजगद्दी संभाली। तो दोस्तों ये थी ज्ञानेंद्र जी की फर्स्ट टाइम सिंहासन में बैठने की कहानी, जिसके बाद 1955 में ज्ञानेंद्र जी के पिता महेंद्र शाह जी नेपाल के किंग बनते हैं, जो कि नेपाल के वन ऑफ द मोस्ट विजनरी लीडर्स में से एक थे। इन्होंने बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी डिसीजंस लिए, जैसे कि नेपाल की इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए खोल देना, जिससे नेपाल में जॉब्स एंड बिजनेसेस आ पाए। काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन पर ध्यान दिया, जो कि उस टाइम पर इंडिया की गवर्नमेंट भी नहीं कर पा रही थी।
वहीं काफी लोग उनसे नाखुश भी थे क्योंकि महेंद्र जी ने सारी डेमोक्रेटिक पावर अपने हाथ में ही ले ली थी। बट दोस्तों उस पर हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, क्या हुआ था क्या नहीं, क्योंकि ये वीडियो नेपाल के करंट किंग ज्ञानेंद्र शाह जी पर डेडिकेटेड है, जो कि उस टाइम पर अपने बड़े भाई बीरेंद्र शाह जी के साथ सेंट जोसेफ्स कॉलेज दार्जिलिंग से स्कूलिंग कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश एरा का एक प्रेस्टिजियस स्कूल है। दोस्तों स्कूल में पढ़ाई करने का मकसद ये था कि रॉयल फैमिली के बच्चे ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को जान सकें। और दोस्तों ये स्कूल जाना ही जाता है रॉयल फैमिली के मेंबर्स, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े ऑफिसर्स के स्कूल के तौर पर, जिससे नेपाल के किंग्स ने भी स्कूलिंग करी है। इसके बाद ज्ञानेंद्र शाह जी ने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल, जो कि नेपाल की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से है, उससे पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वैसे दोस्तों ज्ञानेंद्र अपनी सीरियसनेस के लिए काफी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि वे एक शांत, ईमानदार और एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ काफी डिसिप्लिन और फोकस्ड भी थे। दोस्तों एजुकेशन पूरी करने के बाद ज्ञानेंद्र जी ने अपने पिता किंग महेंद्र और बड़े भाई प्रिंस बीरेंद्र के अंडर काम करना शुरू कर दिया। बट दोस्तों महेंद्र जी का 1972 में सिर्फ 51 की एज में स्वर्गवास हो गया, जब ज्ञानेंद्र जी सिर्फ 25 साल के थे और उनके बड़े भाई बीरेंद्र जी 27 साल के। उस टाइम सारा नेपाल शोक की लहर में डूब जाता है, जिसके बाद 1975 में हार्वर्ड यूएसए, ईटन इंग्लैंड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से पढ़े प्रिंस बीरेंद्र शाह जी नेपाल की गद्दी पर बैठते हैं, जो कि नेपाल के अभी तक की हिस्ट्री के सबसे पढ़े लिखे राजा थे, जिनको नेपाल की जनता भी बहुत प्यार करती थी। और बताया जाता है दोस्तों कि जब बीरेंद्र जी ईटन कॉलेज के बाद नेपाल आए, तब उन्होंने नेपाल के काफ़ी सारे पार्ट को पैदल ट्रेवल कर करके जनता के बीच रह कर समझने की कोशिश करी, जिससे जब वो राजा बने तब नेपाल की जनता के लिए और अच्छे से काम कर पाएं। वैसे दोस्तों उनके कुछ अच्छे कामों की बात करें तो 1990 में डेमोक्रेसी को वापस लाना, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर और फोकस करना, उसे और बिजनेस फ्रेंडली बनाने जैसे काफ़ी सारे काम शामिल हैं। वहीं राजा बीरेंद्र के शासन में ज्ञानेंद्र जी के काम की बात करें तो 1972 में इन्होंने नेपाल के टूरिज्म बोर्ड के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली। और दोस्तों इस दौरान इन्होंने नेपाल में इंटरनेशनल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए। इन्होंने नेपाल टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में 29 साल तक काम किया और इसी दौरान नेपाल के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी काफ़ी योगदान दिया। इसके अलावा दोस्तों ज्ञानेंद्र जी काफ़ी सारे बिजनेसेस भी संभालते थे, जिसमें चाय बागान, होटल्स जैसे कि सोल्टी होटल शामिल हैं। और इसके साथ में नेपाल टी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और हिमालयन बैंक में भी ये इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ये नेचर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए किंग महेंद्र ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन यानी KMTNC के अध्यक्ष बने, जो अब नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर कंजर्वेशन यानी NTNC कहलाता है, जिसमें उन्होंने टाइगर और राइनोसोरस के साथ साथ कई इंडेंजर्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए भी काम किया। और कभी कभी रॉयल फैमिली की तरफ से कई नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स एंड मीटिंग्स में नेपाल को रिप्रेजेंट भी किया। लेकिन जैसे जैसे 20th सेंचुरी अपने एंड की ओर बढ़ रही थी, नेपाल बदल रहा था। 1996 में सिविल वॉर शुरू हो गया, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लोग, जो चाइना के लीडर माओ की आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, जिन्हें माओइस्ट भी बोला जाता है, उन्होंने मोनार्की के खिलाफ विद्रोह स्टार्ट कर दिया। और धीरे धीरे ये और भी वायलेंट होता जा रहा था, जिससे देश के कई हिस्सों में वायलेंस की खबर बढ़ती ही जा रही थी। बट इन सब टेंशन्स के बीच कोई भी ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि नेपाल की रॉयल फैमिली के साथ एक ऐसी ट्रेजेडी होगी जो अचानक से ज्ञानेंद्र शाह जी को गद्दी पर बैठा देगी। 1 जून 2001 इस डेट को नेपाल की रॉयल फैमिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जो नेपाल की हिस्ट्री का सबसे पजलिंग और सैड ट्रेजेडी में से एक है। इस दिन नेपाल के उस टाइम के राजा बीरेंद्र शाह और उनके परिवार के अधिकतर सदस्यों का नारायणीति पैलेस में मर्डर कर दिया गया। ये घटना जिसे दरबार हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, और इस इंसिडेंट ने सिर्फ नेपाल को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों दरअसल 1 जून 2001 की शाम रॉयल फैमिली के सदस्य नारायणीति राजमहल के बिलियर्ड हॉल में एक फैमिली डिनर पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। दोस्तों इस टाइप की प्राइवेट डिनर पार्टीज नेपाल रॉयल फैमिली में होती रहती थी, जिसमें राजा बीरेंद्र जी, रानी ऐश्वर्या जी, उनके बच्चे और कुछ करीबी रिश्तेदार शामिल थे। और अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट उस रात लगभग 9 बजे किंग बीरेंद्र जी के लड़के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, जो शराब और ड्रग्स के नशे में थे, बिलियर्ड हॉल से बाहर गए और कुछ मिनटों बाद हथियारों से लैस होकर लौटे। उन्होंने फिर अपने परिवार के सदस्यों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और इस घटना में किंग बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति और राज परिवार के 5 अन्य सदस्य मारे गए। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने एंड में खुद को भी गोली मार ली, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और 3 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। जिसमें रिपोर्ट्स के रीजन के अकॉर्डिंग रानी ऐश्वर्या क्राउन प्रिंस दीपेंद्र को उनकी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं करने दे रही थी, जिस कारण से वो सबसे बहुत गुस्सा थे। हालांकि दोस्तों इन रिपोर्ट्स पर पास्ट में बहुत सारे सवाल उठाए गए और कई लोगों के अकॉर्डिंग उन मर्डर के पीछे के ये रीजन भी बताए जाते हैं, जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये राजगद्दी हथियाने के लिए ज्ञानेंद्र जी की प्लानिंग थी, क्योंकि उस रात ज्ञानेंद्र जी महल में मौजूद नहीं थे। वहीं कुछ लोग इसे फॉरेन एजेंसीज की साजिश से जोड़ते हैं, जिनका उद्देश्य नेपाल की राजनीतिक स्थिति को और कमजोर करना था। और वहीं कई नेपाल के लोग आज भी ये मानते हैं कि क्राउन प्रिंस दीपेंद्र अपनी फैमिली के साथ ये कभी नहीं कर सकते हैं और उन्हें इसमें फंसाया गया था। वैसे दोस्तों इस ट्रेजेडी के बाद क्राउन प्रिंस दीपेंद्र अपने सर पर गोली मारने के कारण कोमा में चले गए थे और कोमा में ही उन्हें राजा घोषित कर दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई।
दोस्तों काफी लोगों के लिए बीरेंद्र जी भगवान नारायण का रूप थे और इस ट्रेजेडी के बाद पूरा नेपाल शोक में डूब चुका था और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। और फिर लगभग 50 साल बाद फिर से ज्ञानेंद्र शाह जी नेपाल की गद्दी पर बैठते हैं। बट ऐसा क्या हुआ कि उनको 2008 में फिर से अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी? और क्या ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के आखिरी राजा थे? और उनकी फैमिली में कौन कौन है? क्या है ज्ञानेंद्र शाह के आगे की कहानी? दोस्तों इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स हम द किंग ऑफ नेपाल पार्ट 2 में जानेंगे, जो कि जल्दी ही हमारे चैनल पर आने वाली है। वैसे दोस्तों अगर आप में से कोई नेपाल से है और हमें नेपाल या नेपाल रॉयल फैमिली से जुड़े कुछ और बातें बता सकता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट 2 में।